दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इस शब्दों से। करें कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आखिर कौन से शब्दों से भारत की संविधान की स्टार्टिंग किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, जिसलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक गणराज्य। लोक गणराज्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले उन सभी का प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया, जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोगों से कि सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि
तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर सेक्युलर का अर्थ क्या हो जाएगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत का संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। 13 का आ जाएगा आप सभी का हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है। ठीक है ना। चलिए अभी आप सभी के आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को बिना स्किप के ध्यान से जरूर समझिएगा, क्योंकि आने वाला प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी, यानी कि चीन की क्रांति 1912 में जो हुई थी चीन की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों पर हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो 16 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में
कौन सा कथन सही है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? कह रहे कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो 18 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी को। राजनीतिक राजतंत्र को, आर्थिक लोकतंत्र को और सामाजिक राजतंत्र को अपनाया गया, स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता के हाथों में निहित होता है। जनता में निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। 21 का हो जाएगा ए, यानी कि आप सभी के प्रस्तावना में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है, किसकी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल अधिकारों के अध्याय में इसकी व्याख्या किया। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल अधिकार राजनीतिक निर्देश सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर कि संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और इंडिया। भारत और इंडिया को उल्लेखित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो 25 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आप सभी के हो जाएंगे भारत की जनता। 26 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि भारत की जनता में निहित हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को किया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था?
तो किसका उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो की अगर स्थानीय नाम की बात करते हैं तो इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया जा रहा था तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मृतकों का टीला मिला था, जहाँ पर मरे हुए लोगों का ढेर मिला था, इसलिए इसे मृतकों का टीला के नाम से भी विख्यात किया गया। अगला प्रश्न आप सभी का कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और आराम से इस क्लास को अटेंड करेंगे ताकि हर एक प्रश्न हम सभी के कवर हो सके, ठीक है ना, और हर प्रश्न का आंसर हम सभी को याद हो सके ताकि एग्जाम में हम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। 5 नंबर प्रश्न की योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पतंजलि, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न की मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिराज या राजगीर? तो यहाँ पर सॉरी गिरिराज हो जाएगा या राजगीर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न की त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्धों का, बौद्धों का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कर कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी हो जाएगा। अगला प्रश्न किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया गया? तो अगस्त मुनि हो जाएंगे, अगस्त मुनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, करे कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने फूलों को भारत पर आक्रमण किया? फूलों को भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर फूलों नहीं होना चाहिए। गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण किया? हूणों होना चाहिए, ठीक है ना, तो करने से रोका, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो था स्कंदगुप्त, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की सुकुमार संभवसी महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की मगध के किस शासक को सैनिक कहा जाता है? मगध के किस शासक को सैनिक कहा जाता है? तो बिंबिसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वेन सोंग हो जाएगा, सोन हो जाएगा। अगला प्रश्न की मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त हो जाएंगी। इतिहास के पिता
के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो हेरोडोटस को। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो अरबों ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक नेपाल था। अगला, कल्हण द्वारा रचित राजतंत्र गिणी में कुल कितने तंत्र तरंग है? तो 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? तो राजा राज ने करवाया था। राजा राज आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना की बात करते तो सिकंदर लोदी के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर की, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाख बख्श ने के नाम से जाने जाने वाला कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? तो अष्ट तेलुगु कवि हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन हसन बलबन शाह हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। इस क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और समय बहुत ही कम है, तो आप लोग फास्ट रिवीजन करिए, फास्ट याद कीजिए, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए फास्ट क्वेश्चन लगाने में क्लास में ये बेनिफिट होता है कि आप लोग एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि की प्रमुख रचना क्या है? तो बीजक है। मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहले लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय हुआ था और बाबर अपने विजय घोषित किया था, ठीक है ना। ऐसा तो बाबर 4 युद्ध लड़ा है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, पानीपत का, प्रथम, खानवा, चंदेरी और घाघरा का, ठीक, जो कि चारों युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन 2 राज्यों को जीता था? तो विजापुर एवं गोलकुंडा को। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को अपने दरबार में किस मुगल शासक ने रखा था? तो औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में हुआ था शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय देश भारत में सबसे पहले आया और सबसे देर से गया? पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा के साथ किया? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 42 नंबर कि बंगाल का दैध्य शासक कब से कब तक चला था? दैध्य शासक तो 1765 से 1772 तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक और अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिकता के जनक की बात करते तो मिंटो को कहा जाता है, मिंटो। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 46 नंबर की, प्लासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला हो जाएगा, सिराजुद्दौला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे।
सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता था। तेटोपे का मुख्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, तब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समिति में सहयोग करूंगा, वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला प्रश्न कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। प्रथम भारतीय, ये पहली थी और विश्व में थी एनी बेसेंट, लेकिन भारत की बात किया जाए तो ऑप्शन बी के सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अगला प्रश्न 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न कि होम रूल लीग की स्थापना किन का योगदान था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और ए सुब्रमण्यम अय्यर का। अगला प्रश्न अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न आप सभी का 61 नंबर की सीता गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो चोरी में हुई अहिंसक घटना के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारत के अंतिम एवं पहले भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी हो जाए। सी राजगोपालचारी भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 66 नंबर की 1923 में चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में किया था। अगला प्रश्न है कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. कृपलानी। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता? तो खान अब्दुल गफर खान को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी ने लंदन गए थे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी जी ने एक बार गए थे लंदन में, लेकिन अम्बेडकर जी ने 3 बार इस मीटिंग को अटेंड किए, सम्मेलन में गए हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षों में सोने में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर की उपाधि किसने लौटी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि गीतांजलि के लिए दिया गया था, इन्हीं का द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में वंदे मातरम। जनगण मन की बात किया जाए तो 1911 ईस्वी में और कोलकाता में गाया गया था। ये वंदे मातरम है। अगला प्रश्न मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारी हो जाएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक
मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो श्री सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि श्रवण विल गोला में किस मौर्य शासक की मृत्यु हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है कि ग्रीक पुस्तकों में सिंडिकोट नाम किस भारतीय शासक के लिए उपयोग किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के समय सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता, तो मथुरा को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो नागभट्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, तो चौथी बौद्ध संगति के समय ये हुआ था। कनिष्क उस समय राजा था। अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो मेगास्थनीज ने। शीशे के सिक्के का प्रचलन सातवाहन के समय किया गया था। ठीक है ना। भूदान प्रथा किन शासकों ने शुरू किया, सातवाहन ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र, सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया, तो अकबर ने। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है ना। अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से, तो छत्रपति शिवाजी। गुप्त वंश का अंत किसके आक्रमण के कारण हुआ था, हुणों के। अगला प्रश्न, तबकात ए नासरी नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मिनहाज उल सिराज। चलिए अगले प्रश्न की बात करते। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु घाटी के किस नगर से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, तो लोथल से। अगला प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न इस क्लास के लिए, बाकी प्रश्न को कल करेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता हो जाएंगे